हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं, सेफ हैं, स्वस्थ हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी डिमांडेड टॉपिक, जो कि है अनुवाद, उसकी परिभाषा, उसका स्वरूप और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, अनुवाद क्या होता है। हम सब जानते हैं अनुवाद क्या होता है, घबराना नहीं है। बिल्कुल आसान शब्दों में है कि अनुवाद क्या होता है कि जब हम एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करके लिखते हैं, बिना उसका अर्थ, बिना उसका भाव बदले, वो अनुवाद कहलाता है। अनुवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। भूल भी जाओ तो ट्रांसलेशन क्या होता है, उसी को लिख देना। ठीक है, तो अनुवाद को जानते हैं। अगर हम पेपर में लिखने की बात आए तो क्या होता है अनुवाद? तो अनुवाद होता है किसी भी एक भाषा में कही गई बात को बिना उसका अर्थ, बिना उसका भाव, बिना उसका तात्पर्य बदले जब हम दूसरी भाषा में परिवर्तित करते हैं, दूसरी भाषा में बोलते हैं, वो प्रक्रिया अनुवाद कहलाती है। ठीक है, अब जो अनुवाद शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और वाद। अनु का मतलब होता है पीछे या पुनः, यानी दोबारा। वाद का मतलब होता है बोलना या कथन। यानी कि अगर हम अनु और वाद की बात करें तो अनुवाद हुआ कि पुनः बोलना या दोबारा बोलना। तो जब हम उसी चीज को अलग भाषा में दोबारा बोलते हैं तो वो अनुवाद कहलाता है। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन की, परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो देखो, परिभाषा डॉक्टर भोलानाथ जी ने दी है। उन्होंने कहा है कि एक भाषा में व्यक्त विचारों को, यानी कि एक भाषा में जो विचार बोले गए हैं उनको जब हम यथासंभव, कि जितना पॉसिबल हो, यथासंभव सहज और समान अभिव्यक्ति द्वारा, कि बिल्कुल इजी, सरल अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन द्वारा दूसरी भाषा में परिवर्तन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। यह है डॉक्टर भोलानाथ जी की परिभाषा। दूसरी परिभाषा की बात करें तो एक भाषा में, जब हम एक भाषा में कही हुई बात को पुनः दोहराते हैं या पुनः प्रस्तुत करते हैं, उसको अनुवाद कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, अनुवाद तो हमने बोल दिया कि भाई दो भाषा होती है। वो दो भाषा कौन सी है? तो देखो, पहली और दूसरी। ठीक है, जैसे मान लो हमें हिंदी को इंग्लिश में अनुवाद करना है। ठीक है, तो हिंदी हमारी क्या होगी? हिंदी हमारी होगी स्रोत भाषा। क्या? स्रोत। स्रोत यानी सोर्स, की जहां से हम इंफॉर्मेशन उठा रहे हैं, जिसको हम बदलने वाले हैं, वो होगी हमारी स्रोत भाषा। कि जब हम स्रोत भाषा के अंदर बदलाव लाते हैं, बदलाव लाके क्या बनाएंगे? उसको लक्ष्य भाषा, की जो हमारा गोल है कि जिसके अंदर बदलना है, यानी हिंदी से जब हमें इंग्लिश में बदलना है तो हिंदी होगी हमारी स्रोत भाषा और इंग्लिश हमारी होगी लक्ष्य भाषा। ठीक है, तो यानी कि जब हम किसी भी शब्दों को या किसी भी वाक्यों को या किसी भी कथन को जब हम स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में परिवर्तित करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनुवादन कहा जाता है। बहुत बेसिक है, आशा करती हूँ समझ आया होगा। अब उसके बाद आता है अनुवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, अगर हम अनुवाद की विशेषताओं की बात करें, यानी अनुवाद के अंदर क्या क्या होता है, तो अनुवाद की सबसे पहली विशेषता आ जाती है कि अनुवाद जो होता है, अनुवाद के अंदर दो भाषाएं होती हैं। मैंने बता दिया, स्रोत भाषा और दूसरी लक्ष्य भाषा। ठीक है, ये पहली विशेषता हो गई। अब विशेषता के साथ साथ हमें ये भी जानना है कि अच्छा अनुवाद क्या कहलाता है। कि भाई हमने अनुवाद तो पढ़ लिया कि हाँ, एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना, लेकिन अच्छा अनुवाद कौन सा होगा? हम किसको कहेंगे कि हाँ ये अनुवाद अच्छा है? तो उसके कुछ गुण होते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो उनको जानते हैं। सबसे पहली है कि मूल जो रचना है, यानी कि जो मेन सोर्स है, हमारी जो स्रोत रचना है, उस स्रोत रचना के अंदर जो भाव, जो बात कही गई है, जब उसी भाव को आप अपनी लक्ष्य भाषा के अंदर प्रस्तुत करते हो, तो वो एक अच्छा अनुवादन होगा। यानी कि जब हमने इंग्लिश में कहा कि दिस इज अ कैट, अगर आपने उसी भाव को हिंदी में कह दिया कि यह एक बिल्ली है, तो दोनों सेम हो गए, दोनों का भाव सेम हो गया, तो ये क्या होगा? ये अच्छा अनुवादन होगा। मैंने कहा दिस इज अ कैट और मैं बोलूं मैं एक बिल्ली हूं, तो ये नहीं हुआ ना, भाव अलग हो गया ना। वहां पर दिस था और यहाँ पे मैंने क्या बोला? मैं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा गुण है सहजता और सरलता। कि जो हम अनुवादन करते हैं, जो उसका जो लक्ष्य भाषा जो निकल करके आएगी, वो काफी सरल और सहज होनी चाहिए। ठीक है, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो भी उसको पढ़ने वाला है, ठीक है, जो भी उसको पढ़ने वाला जो रीडर है, उसकी रुचि बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसी मूल रचना थी, ये ना हो कि भाई
मान लो कोई पैराग्राफ है, ठीक है, वो लिखा हुआ है इंग्लिश में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, बहुत रुचिकर है, लेकिन जब हमने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया, तो उसकी सारी रुचि ही खत्म हो गई। तो इससे पढ़ने वाले को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, उसको तो कुछ पढ़ने में रुचि ही फील नहीं हुई। ठीक है, तो रुचिकर, सहज, सरल होना चाहिए। अगला है अनुवाद स्वाभाविक लगना चाहिए। ये ना हो कि हमने कुछ भी लिख दिया उसके अंदर, स्वाभाविक यानी नेचुरल लगना चाहिए कि हाँ ये वही चीज है जो उसमें लिखी हुई है, मैंने अपने पास से कुछ नहीं जोड़ा, अनुवाद करने वाले ने। ठीक है, अगला गुण संपूर्णता प्रकट होनी चाहिए, यानी कि जो मैंने अनुवाद किया ये ना हो कि मैंने अनुवाद करने वाले ने क्या किया है कि अपने पास से कुछ भी जोड़ दिया उसके अंदर, या उसमें से कुछ पॉइंट निकाल लिए, तो वो क्या होगी, वो उसकी संपूर्णता, कंप्लीटनेस नहीं दिखाएगी। तो अच्छा अनुवाद कौन सा होता है, जिसके अंदर संपूर्णता होती है। ठीक है, अगला पॉइंट समतुल्यता होनी चाहिए। समतुल्यता यानी कि संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, कि जो अर्थ है, जो मूल के अंदर अर्थ है, वही जो अगला हमारा जो लक्ष्य है, स्रोत का और लक्ष्य का, दोनों का क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए अर्थ का, कि जो उसके अंदर कहा गया है वो ही हमारे रिजल्ट में होना चाहिए, अनुवाद में होना चाहिए। अगला पॉइंट स्पष्टता, कि ये ना हो कि आप बात को घुमा फिरा कर कह रहे हो अनुवाद के अंदर, आपको जैसे उसके अंदर लिखी है वैसे ही लिख के दिखानी है, स्पष्ट, क्लियर एकदम। अगला पॉइंट सृजनात्मकता। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, कि आपको अपने पास से भी कोई क्रिएटिविटी दिखानी है, ये नहीं कि बिल्कुल टेप दिया। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें हम बोल सकते हैं कि क्रिएटिविटी कैसे दिखाएगा, आपने तो कहा है कि जैसा है वैसा ही होना चाहिए, लेकिन अगर हम सृजनात्मकता की बात करें तो सृजनात्मकता में ये आ जाएगा कि जो अनुवाद करने वाला है वो अपने पास से अच्छे अच्छे वर्ड्स ऐड कर सकता है। मान लो हिंदी में 2 शब्द हैं, अच्छा और सुंदर, ठीक है, 2 है, वह लड़की बहुत अच्छी है, वह लड़की बहुत सुंदर है। मान लो वहां पे ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल में आप अच्छा लिखोगे या सुंदर लिखोगे, आप सुंदर लिखोगे। तो सही शब्दों का चयन जो होता है या अच्छे पर्यायों का जो चयन होता है, वो एक कथन की सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, अगला पॉइंट बोधगम्यता। बोधगम्यता यानी समझ, कि जो अनुवाद है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो तो समझ ही ना आए, भाई क्या लिख दिया ये, है ना, तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो बोधगम्य हो, वो समझ में आ जाए आसानी से। अगला पॉइंट निकटता। निकटता यानी क्लोज होना चाहिए, यानी कि जो हमारा मूल जो कथन है, यानी जो हमारा स्रोत है, स्रोत के समान जो लक्ष्य है वो उसके क्लोज होना चाहिए। ये नहीं कि आपने स्रोत में तो कुछ बात करी है और जो आप लिख के दे रहे हो लक्ष्य है उसमें तो कुछ और ही बात हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है जो भाषा शैली है, जो भाषा का आप अनुवाद में प्रयोग कर रहे हो उसकी जो शैली है, जो उसका लेवल है, या जो उसकी स्किल्स हैं, या जो भी आप उसमें इस्तेमाल कर रहे हो, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाला है, जो पाठक है, पाठक को वो समझ आनी चाहिए। ये नहीं कि आप संस्कृत के श्लोक लिखे जा रहे हो हिंदी के अंदर, नहीं, ऐसी हिंदी लिखो। अगर हिंदी भी देखो, आप देखते होंगे कि हिंदी भी बहुत कठिन भी होती है और आसान भी होती है। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, मैं सरल हिंदी में समझा रही हूँ बिल्कुल, और आप किताब में अगर इसी चीज़ को पढ़ोगे तो वो इतनी टफ आपको लगेगी कि पता नहीं क्या है, और सिमरन मैम ने तो इतनी आसानी से समझा दिया। तो ये फर्क होता है शैली का, कि मैं कैसी शैली यूज कर रही हूँ और किताब में कैसी शैली है। तो अनुवाद करते समय ऐसी शैली का प्रयोग करना चाहिए जो पाठकों के स्तर का हो, पाठकों के लेवल का हो। अगला पॉइंट, अनुवादक को मूल स्रोत के अंदर, यानी कि जो अनुवादक है, जो कर रहा है उसका अनुवादन, उसको मूल स्रोत के अंदर ना तो कुछ जोड़ने की अनुमति है, कि ना तो वो अपने पास से कुछ जोड़ेगा उसके अंदर, ना उसमें कुछ छोड़ेगा, कि जो उसमें लिखा ना जोड़ेंगे ना छोड़ेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट अच्छे पर्यायों का चयन, यानी कि अच्छे उसके समानार्थी जो शब्द है उनका इस्तेमाल। जैसे कि मान लो हमने इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है एम्प्टी वेसल्स मेक्स मच नॉइज, यानी कि खाली बर्तन ज्यादा बजते हैं। एक तो आपने ये लिखा, दूसरा आपने लिखा थोथा चना भाजेगा ना, किस में मजा आया, थोथा चना में आया ना, मुहावरा भी है। तो इसी तरीके से आप एक तो ये बोलते हैं कि भाई खाली बर्तन ज्यादा बजते हैं, थोथा चना बाजेगा ना, तो कौन सा ज्यादा अट्रैक्टिव सृजनात्मक लग रहा है, थोथा चना। ठीक है, तो ऐसे पर्यायों को ढूंढना है अनुवादक को अपने अच्छा अनुवाद बनाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी, एक अच्छे अनुवाद के कुछ गुण थे ये। आशा करती हूँ आपको समझ आए होंगे। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अनुवाद क्या होता है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसका स्वरूप, और साथ ही साथ एक अच्छे अनुवाद की क्या विशेषताएं होती हैं। इससे अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अनुवाद का महत्व क्या है
और अनुवाद की प्रक्रिया क्या है और अनुवाद के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ शो सम सपोर्ट, ताकि मैं भी आगे और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।